गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024893। आज हम क्या करते हैं, इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास हमारे सीजीएल की टेस्ट सीरीज है। तो चलिए इसके पेपर को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फाइंड द रिमाइंडर, हमें इसका शेषफल बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9 की पावर 112 अपॉन में 13। अब हमें क्या करना है, 9 को 13 के आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढना है 9 की पावर जो 13 के आसपास हो। 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 हमारे पास 81 होता है। अगर मैं 13 की पावर चेक करूं तो 13 6 जा 78, तो यहां डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा। फिर अगर मैं 9 का क्यूब सोचूं 729। अब 729 में अगर मैं 13 का डिवाइड करूं तो 13 5 जा 65, बच जाएगा 79, 13 6 जा 78, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1 आया। इसका मतलब मैं इसको 9 की क्यूब की टर्म में तोड़ सकता हूं। तो क्या मैं इसको 9 के क्यूब की पावर, अब किसी को अगर क्यूब में बदलना है 112 को, तो 112 में 3 का भाग दें, 3 तिये 9, बच जाएगा हमारे पास 2 22, 7 बार चला जाएगा 7 तिये 21, क्या बच जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो 9 की पावर 3 की पावर 37 इंटू 9 की पावर 1 अपॉन में 13, तो क्या लिखेंगे 729 की पावर 37 इंटू 9 की पावर 1 अपॉन में 13। अब 729 में 13 का भाग दिया, एक बचा, एक की कोई भी पावर हो एक ही आएगा। 9 में 13 का डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 9। 1 इंटू 9 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। और अगर हम यहां पर चाहते तो हम क्या कर सकते थे, इसमें फर्मेट थ्योरम भी लगा सकते थे। फर्मेट थ्योरम की अगर अपन बात करें, हमें क्या करना है 9 की पावर 112 में 13 का भाग देना है। 13 क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल 9 और 13 को प्राइम नंबर है। तो फर्मेट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि a की पावर p-1 अपॉन में p, हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। p और a दो नंबर है, p है प्राइम नंबर, a की पावर अगर p-1 है, तो यहां से अगर मैं देखूं 13 - 1, इसका मतलब 9 की पावर क्या चाहिए 12। तो 112 में अगर मैं 12 का भाग दूं, 12 नहीं में 108, बच जाएगा 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर 12 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 4 अपॉन में 13। तो 9 की पावर 12 अपॉन 9, इसके लिए रिमाइंडर क्या बचेगा 1। सिर्फ 9 की पावर 4 में 13 का भाग देना है। 9 की पावर 4 में अगर हमें 13 का भाग देना है, तो 9 की पावर 4 को अगर मैं 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर बाय 13 लिख दूं, तो क्या 81 इंटू 81 अपॉन 13, 13 6 78, क्या बचेगा 3, यहां भी क्या बचेगा 3, 3 इंटू 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो हम चाहते तो इसमें फर्मेट थ्योरम भी लगा सकते थे, दोनों तरह से जैसे हमारा मन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 की ओर। Radha deposited 1,60,000 at a 10% rate of compound interest per annum for 2 years. If the interest is compounded semi-annually, then the compound interest. प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1,60,000, रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 ईयर। कह रहा है कि राधा ने 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% दर से 1,60,000 रुपए जमा करें। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि क्या होगा। अगर हम क्या करें, हाफ ईयरली इसकी कैलकुलेशन करें, तो जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन करते हैं तो रेट हो जाती है आधी, टाइम हो जाता है डबल।
तो हमें क्या करना है, 5% से 4 साल का CI परसेंटेज निकालना है, CI निकालना है, वो भी कितने रुपए पर, 1,60,000 रुपये पर। तो अब 4 साल के लिए निकालना है, तो 1,60,000 का 5% 8,000, 8,000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% 1। 4 साल के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 4641 से, तो 8 चौक 32,000, 2480 और 1, तो क्या जाएगा 34,481 रुपये। तो हमारे पास क्या जाएगा 34,481 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट को आधा करते हैं और टाइम को डबल, तो हमने 5% से 4 साल का CI निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 53 की ओर। हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है और x³ माइनस 8y³ का मान बताना है कि क्या होगा। हमें दे रखा है x² प्लस 4y² इक्वल दे रखा है 53 के, x माइनस 2y बराबर दे रखा है 5 के। हमें क्या चाहिए, x³ माइनस में 8y³, x³ माइनस 8y³ का मान बताना है कि क्या होगा। तो x³ माइनस 8y³ का अगर फॉर्मूला लगाएं कि इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2y ब्रैकेट में x माइनस 2y, यह हमारे पास इसका फॉर्मूला रहेगा। x माइनस 2y, x माइनस 2y की वैल्यू 5, 5 का क्यूब क्या आएगा 125, 3 इंटू 2 क्या आएगा 6xy इंटू में 5। अब हमें मेनली क्या चाहिए, यहां से xy का मान चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो क्या लिखूं, x² प्लस 4y² माइनस में 4xy बराबर क्या आ जाएगा 25। अब x² प्लस 4y² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 53 माइनस में 4xy बराबर 25। ये इधर आते प्लस का, 25 इधर आते माइनस का, 4xy बराबर क्या है 53 माइनस 25 28, तो xy बराबर 7। तो ये xy की वैल्यू यहाँ 7 रखते, तो 125 प्लस 6 इंटू 5 30 इंटू 7, तो 125 प्लस क्या जाएगा 210, तो क्या जाएगा 335। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारे पास बढ़िया सा अलजेब्रा का क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए था और xy की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 54 की ओर। देखो 54 हमारे पास क्या है, DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द फ्लोइंग टेबल शोज द अर्निंग ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन रुपीज करोड़ इन डिफरेंट ईयर। निम्नलिखित तालिका अलग अलग वर्षों में विभिन्न फर्मों की कमाई करोड़ों रुपए में दर्शाती। हमें बताना क्या है, द अर्निंग इन रुपीज करोड़ ऑफ विच फर्म वाज हाईएस्ट इन द ईयर 2015। 2015 में बताना है कि किस फर्म की अर्निंग सबसे ज्यादा थी। अब देखो 2015 का ये डाटा इसमें देखें तो सबसे ज्यादा अर्निंग क्या है 68, किसकी है आर की। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही हमें अपना आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 देखो हमें क्या कह रहा है, हर्षाज एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ हर इनकम if the income from the next month is increased by 15% and the amount she saved each month remain the same, then find the percentage increase in her expenditure। हमें क्या कह रहा है, हर्षा का खर्चा उसकी इनकम का 45% है। मान लिया कि हर्षा की इनकम 100 है तो उसका खर्चा 45, बचत कितनी आ जाएगी 55। कह रहा है अगले महीने उसकी इनकम में 15% की वृद्धि होती और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि क्या रहती है समान। तो उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये बताना है। इनकम अगर अपन 15% से बढ़ा दें तो 15 रुपए बढ़ा दें तो नई इनकम 115, बचत सेम रही, बचत की राशि समान रही, इसका मतलब 55 ही रही। 115 में से अगर 55 बचाए
तो खर्च कितने करें 60। खर्चा 45 से 60 हो गया, कितना बढ़ा 15। किससे बढ़ा 45 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 15/45 क्या 1/3, 1/3 की वैल्यू 33 से ही 1/3% या 33.33%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने बड़े आराम से निकाल लिया। आंसर आ गया 33.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56 की ओर। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो पहली टर्म में क्या लिख सकता हूं, 0.96 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब अपॉन के अंदर 0.96 का स्क्वायर माइनस के अंदर 0.96 इंटू 0.04 प्लस में 0.04 का स्क्वायर। ऐसा हम लिख पा रहे। हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान बताना है कि हमारे पास क्या होगा। आप लोग अगर ध्यान दें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां से अगर अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो आप इस क्वेश्चन को अगर ए को लिखें 0.96 और बी को 0.04 तो आपको क्या ऐसा लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। तो 0.96 प्लस 0.04 तो क्या बन जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा के फॉर्मूले से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। 57 देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, 1/sin थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोसेक थीटा। हमें इसे सिंप्लीफाई करके इसका मान बताना है कि क्या होगा। वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में सारी न्यूमेरिक वैल्यू है, आप चाहें तो थीटा की जगह 45 डिग्री रख सकते तो वहां से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रख दूं तो साइन 45 डिग्री 1/√2, तो √2 पर आ जाएगा माइनस में 45 डिग्री पर कोट 1 होता है और सेक 45 डिग्री पर √2 होता है। तो क्या √2 माइनस ये हमें 1 प्लस √2 दे रखा है, रेशनलाइज अगर कर दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन में मेरे पास क्या बनेगा 1। √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो या तो थीटा 45 डिग्री रखकर डायरेक्ट आंसर निकाल लो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते, सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1/sin थीटा क्या लिखोगे, कोसेक थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं 1 प्लस कोसेक थीटा तो ऊपर क्या आएगा, कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्या आया कोसेक थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक थीटा। ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं 58 की ओर। 58 देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें कुछ वैल्यू दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें दे रखा है x माइनस 1/(x-2) बराबर 7। हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस 2 का क्यूब माइनस में 1/(x-2) का क्यूब। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस 2 माइनस 1/(x-2) का होल क्यूब प्लस 3 x माइनस 2 माइनस के अंदर 1/(x-2), ये हमारे पास बनेगा। तो मुझे यहां पर x माइनस 2 चाहिए,
तो अगर मैं दोनों साइड 2 घटा दूं, x माइनस 2 बराबर 7 माइनस 2, तो क्या बन जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बराबर क्या आएगा 5। ऐसा हम लिख पाएंगे। तो हमें जो फाइंड करना है उसके लिए हम अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5 क्या बनेगा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 140। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, इसको हमने बड़े आराम से कर लिया। x माइनस 2 की टर्म बनानी थी सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। A student goes to school at the speed of 5.5 km per hour, return at the speed of 4 km per hour. If he takes 3/4 hours for the entire journey, then the total distance covered by the student. हमें कह रहे हैं स्कूल जाते वक्त उसकी स्पीड थी 5 से 1/2 किलोमीटर पर आवर, वापस आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आने और जाने में उसने जो टोटल टाइम लिया वो है 4 से 3/4 घंटे। तो हमें क्या करना है, उसके द्वारा तय की गई यात्रा की पूरी दूरी बतानी है कि क्या होगी। अब जब दो स्पीड दी हो, टाइम का रिलेशन दिया हो, तो d बराबर क्या होता है s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू में टोटल टाइम। तो एक स्पीड क्या आई 5 से ही 1/2, तो क्या लिख सकते हैं 11/2। दूसरी स्पीड 4, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 11/2 प्लस 4, 4 से 3/4 घंटे, तो क्या आ जाएगा 16 और 3 19/4। ये 4 से 4 कट गए, 11/2 यहाँ एलसीएम लोगे तो 11 प्लस 8 क्या आ जाएगा 19/2 गुना में 19, 19 से 19 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो दूरी कितनी 11 किलोमीटर। अब छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी। हमारे पास क्या ही, उसके घर से स्कूल की दूरी 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर वो गया, 11 किलोमीटर वो वापस आया, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी 22 किलोमीटर। तो तय की गई कुल दूरी 22 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमें पूछता उसके घर से स्कूल की दूरी, तो आंसर क्या आता 11 किलोमीटर। अगर ट्रेवल डिस्टेंस पूछिए तो 11 वो गया है और हमें कह रहे हैं सॉरी 11 वो गया और 11 ही वापस आया, तो आंसर क्या आ जाता 22 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 60 की ओर। देखो 60 डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहे हैं, रेफर द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Which student has the least weight and least height among all? हमें कह रहे हैं वह कौन सा स्टूडेंट है जिसका सबसे कम वेट है और सबसे कम कद है। वेट अगर देखें सबसे कम ई का 48, कद भी सबसे कम किसका ई का, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी, पर्सन क्या आएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 61 की ओर। 61 देखो हमें क्या कह रहे हैं, A shopkeeper purchased an air conditioner for rupees 24,000. He mark it for rupees 30,000. He sell it a customer at a discount price and still earn a profit of 9%. What is the rate of discount given by the shopkeeper to the customer? हमें पता है एक छोटा सा फॉर्मूला होता है MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। हमें क्वेश्चन ने कहा कि एक एयर कंडीशन है 24,000 रुपए का, उसका MRP है 30,000 रुपए, दुकानदार ने इस पर डिस्काउंट दिया और उससे 9% का लाभ हो, तो हमें डिस्काउंट बताना है कि कितना होगा। अब कॉस्ट प्राइस पता है 24,000, MRP है 30,000, प्रॉफिट हुआ 9% का 100 प्लस 9 109, डिस्काउंट बताना है 100 माइनस डी। चलिए यहां से इसको अगर सोल्व करें, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 से गया 4 बार, ये चला गया 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 500 माइनस 5D बराबर
4 को 109 से मल्टीप्लाई करा तो 436। 5D उधर जाते ही प्लस का, 500 में से 436 गए 64, तो D का मान 64/5, तो क्या आ जाएगा 12.8। तो कितना डिस्काउंट दिया? 12.8% का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अगर याद होता है तो आपकी कैलकुलेशन ना के बराबर हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड 63 संख्या 24 तथा 7 और 63 के मध्य अनुपाती के बीच का अंतर कितना है? अगर मैं 7 और 63 का मीन प्रोपोर्शनल निकालूं तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट में AC, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 63। 63 को अगर 7 इंटू 9 लिख दो तो क्या आ जाएगा 7 गुना 3 21। मीन प्रोपोर्शनल आया 21, नंबर है 24, तो 24 और 21 का डिफरेंस 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। तो 62 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 63 की ओर। द वैल्यू ऑफ साइन 58 अपॉन में कोस 32 प्लस दिस टर्म, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। साइन 58 डिग्री अपॉन में कोस 32 डिग्री प्लस साइन 55 डिग्री इंटू में सेक 35 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 85 डिग्री। इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। साइन थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा 1, सेक थीटा बटा में जाएगा, सेम ये भी क्या बन जाएगा? साइन थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा 1, tan 5 इंटू tan 85 1, tan 45 1, तो 1 प्लस 1/1, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मान 2 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 64 की ओर। ए कॉन्ट्रैक्टर साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए रोड इन 40 days and 25 persons are doing the work. After 24 days, 1/3 road is completed. Then how many other person required to do the work before 4 days? हमें क्या करें? एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि मैं कोई एक सड़क कितने दिन में बना दूंगा? 40 दिन में। 25 आदमी काम पर लगाए और 24 दिन बाद केवल 1/3 सड़क बनी। 25 आदमियों ने 1/3 सड़क बनाई कितने दिन में? 24 डेज। अब कह रहे कितने और आदमी काम पर लगाए ताकि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। काम करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया 40 डेज का, लेकिन हमें काम 4 दिन पहले पूरा करना है। इसका मतलब कितने दिन में पूरा करना है? 36 डेज में, जिसमें से हमने कितने दिन काम कर लिया? 24 दिन। तो 36 में से 24 दिन काम कर लिया, तो दिन कितने बचे? 12 दिन। 1/3 सड़क बना ली तो बची कितनी? 2/3। कितने व्यक्ति और चाहिए? मान लिया x व्यक्ति और चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर आ जाएगा 25 प्लस एक्स इंटू 1/3 इंटू 12 बराबर 25 इंटू 2/3 इंटू 24। 3 से 3 कैंसिल, 12 से गया 2 बार, 25 दूना 50, 50 दूनी 100, तो 25 प्लस एक्स बराबर 100। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 100 माइनस 25 75। तो इसका मतलब हमें कितने और आदमी काम पर लगाने हैं? 75। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कोड इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कोड्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स इफ द सर्किल्स डायमीटर इज 58 सेंटीमीटर। चलिए कोशिश करते हैं। ये हम लोगों ने एक सर्किल बनाया, हम लोगों के पास यहां पर एक कोई कोड है, ये हमारे पास कोई कोड है। अब इसके सेंटर से, इस सर्किल के सेंटर से
इस कोड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमें कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 58 तो रेडियस कितनी होगी? 29। तो ये O नाम दे, इसको D नाम दे, इसको AB। तो हमें क्या करना है? AB की लेंथ बतानी। अब ये 20 है, ये 29 है, तो राइट एंगल में ट्रिपलेट रेशियो के हिसाब से ये क्या आ जाएगा? 21। जीवा पर लंब उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी 21 तो ये भी 21। तो पूरी जीवा AB की लंबाई 42 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 42, ऑप्शन बी। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पर। ये हमारे पास सर्किल का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं 66। 66 भी देखो हमारे पास सर्किल का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ TM एंड TN आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद द सेंटर O so that MON is equal to 105 then MTN will be equal to। चलिए सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। इस पर दो टेंजेंट बनाते हैं। चलिए ये हम लोगों ने टेंजेंट बना लिया। अब देखिए हमें क्या दे रखा है? TM एंड TN आर टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। हमें पता है TM और TN क्या है? दो टेंजेंट है सर्किल की। सेंटर क्या है? O है। हमें एंगल दे रखा है MON। ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 105 डिग्री। तो हमें एंगल कौन सा बताना है? MTN, ये वाला कौन? ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360, तो ये दोनों 180, तो ये दोनों भी 180। ये 105, तो ये कितना? 75 डिग्री। तो एंगल T हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन सी, 75 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। देखिए हमें क्या दे रखा है? 90 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टूथपेस्ट को 78 रुपीज में बेचा जाए, तो हमें डिस्काउंट की दर बतानी है कि क्या होगी। द टूथपेस्ट मार्क एट ₹90 इज सोल्ड फॉर 78 रुपीज, देन द रेट ऑफ डिस्काउंट। 90 वाली चीज अगर 78 में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 12 रुपए का। कितने पर? 90 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 3 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, तो 40/3%, या 13 से 1/3%, या 13.33%। तो हमारे पास छूट की दर क्या आ जाएगी? 33.33%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। द एवरेज ऑफ 46 नंबर्स इज 50.5। पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, 28वीं संख्या 67 है। यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमारे पास नंबर्स है 46। इन 46 नंबर्स का एवरेज 50.5। इसमें से पहली 25 संख्याओं का औसत 45, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 67, और कह रहे 26वीं और 27वीं संख्या हटानी है। 28th नंबर हमारे पास कितना है? 28th नंबर है 67। सॉरी, ये 18 संख्याओं का औसत हमारे पास, पहली 25 संख्याओं का औसत 45, 18 संख्याओं का औसत 56, 28वीं संख्या 67। तो इनको हटाकर बाकी नंबर्स का एवरेज बताना है कि क्या होगा। अब 25 नंबर्स का अगर एवरेज 45 तो टोटल निकालें तो 1125। 18 नंबर का एवरेज अगर 56 तो टोटल निकालें तो क्या आ जाएगा? 56 का डबल करा 1120, इसमें से 112 घटा दो, 18 से गुना करना है, 112 घटा दिया तो क्या आ जाएगा? 1008।
और एक नंबर क्या है 67। इन सब का अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास क्या जाएगा 6 4 10, एक कैरी आ गई 22। 46 में से ये टोटल कितने नंबर हुए 44 नंबर्स। 44 नंबर्स का अगर मेरे पास टोटल 2200 है तो एवरेज क्या होगा 2200 बटा 44, तो क्या जाएगा 50। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। हमें स्टार्टिंग वाला टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें उन दो संख्याओं को हटाना है। तो उन दो संख्याओं का क्या मान था इससे हमें क्या फर्क पड़ना है। तो हम लोगों के पास क्या गया 44 नंबर्स का एवरेज 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 69 की ओर। 69 देखो हमारे पास क्या है एल्जेब्रा का क्वेश्चन है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जिन लोगों को फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट देखते इसका आंसर क्या कहेंगे 1/2 x + y + z, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 1/2 x + y + z इंटू के अंदर x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये टर्म जब बटा में आ जाएगी तो क्या आएगा x³ + y³ + z³ माइनस में 3xyz अपॉन में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 x + y + z। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर and the area of base is 38.5 centimeter square. What is the volume of the cylinder? Taking pi equal to 22/7. राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। इसकी वैल्यू दे रखी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का एरिया होगा πr²। ये हमारे पास है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम बताना है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो हमें यहां से रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। अब πr² तो हमारे पास है 38.5, लेकिन हाइट चाहिए। अब हाइट निकालने के लिए रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। अब πr² 38.5 तो 22/7 × r², 385/10। यहां से अगर अपन इसको 11 से काटेंगे, गया 2 बार, 11 से ही गया 35 बार। तो r² की वैल्यू यहां से क्या आएगी 35 × 7 अपॉन में 10 × 2। ये 5 से गया 7 बार, ये चला गया 2 बार। तो r² की वैल्यू 7 × 7/4, तो r की वैल्यू 7/2। अब सर्किल की रेडियस यहाँ पर बेस की रेडियस क्या आ गई 7/2, तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, तो r² है तो 7/2 इंटू हाइट। अब r की वैल्यू अपन यहां रख दें तो क्या लिखें 2 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू h बराबर 616। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 22 से अगर इसको काट दें तो h की वैल्यू 616/22। यही वैल्यू अपन यहां रख दें 616/22। 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, 2 × 2 4 से अगर अपन इसको काट दें, 4 से गया, एक बार बच गया, 21 चला गया 5 बार, फिर चला जाएगा 4 बार। तो वॉल्यूम क्या आएगा 7 × 154। तो क्या आ जाएगा 7 × 28, 7 × 5 35 और 2 37, क्या आ जाएगा 1078। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 1078। ये हमारा आंसर है। ये मेंसुरेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस यहाँ से आपको रेडियस और हाइट निकालनी थी। अब कई लोगों को तो याद रहता है कि अगर एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब रेडियस क्या होगी 7/2 होगी, क्योंकि 7 के लिए एरिया बनता है 154,
38.5 उसका चौथा हिस्सा बनना है, इसका मतलब रेडियस 7/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 देखो हमें क्या कह रहे हैं। In two alloys, the ratio of aluminum to zinc are 5:6 and 3:5. If 242 kg of the first alloy and 144 kg of the second alloy are mixed, then the ratio of aluminum and zinc in the new alloy will be. अब देखिए हमें क्या दे रखे, एल्यूमिनियम और जिंक का रेशो पहले बर्तन में दे रखा है 5:6। इसको अपन क्लियर कर लेते हैं, वापस से लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक का रेशो में फर्स्ट बर्तन के अंदर क्या दे रखा है 5:6 और इसकी टोटल क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है 242 kg। सेकेंड बर्तन के अंदर एल्यूमिनियम और जिंक का रेशो 3:5, इसकी टोटल क्वांटिटी 144 kg। इन दोनों को आपस में मिलाना है और एल्यूमिनियम और जिंक का रेशो बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। रेशो का टोटल 11 की वैल्यू अगर 242 kg तो एक की वैल्यू क्या आएगी 22 kg। एक की वैल्यू 22 kg तो 5 की वैल्यू 110 kg और 6 की वैल्यू 22 गुना 6 132 kg, 144 kg। ये टोटल कितना है 8 की वैल्यू 144 kg तो एक की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ जाएगी 18 kg, तो 3 की वैल्यू 54 kg और 5 की वैल्यू 90 kg। अब एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम मिलाएंगे और जिंक में जिंक। एल्यूमिनियम 110 kg यहां पर, 54 kg यहां पर, जिंक 132 kg फर्स्ट बर्तन के अंदर और 90 kg सेकंड के अंदर, तो टोटल एल्यूमिनियम कितना 164 kg, टोटल जिंक कितना 222 kg। 2 से अगर काट दें तो क्या आ जाएगा 82:111। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 71 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। In a division sum, the divisor is 11 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 44, then the dividend is. हमें कह रहे हैं भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना, अगर शेषफल 44 है। अब देखो हमें कह रहे हैं भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। शेषफल अगर 5 मेरे पास, शेषफल अगर 44 है, इसका अगर मैं 5 गुना करूं तो ये क्या आ जाएगा 220। अब मुझे पता है ये भागफल का 11 गुना है, 220 किसका 11 गुना है 20 का। तो क्या हम हमारा भाज्य, हम क्या हमारा डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं? तो डिविडेंड फाइंड करें, हमारा नंबर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के अंदर रिमाइंडर शेषफल, तो क्या आ जाएगा 4400 प्लस 44, तो क्या आ जाएगा 4444। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बस क्वेश्चन की बात को बड़े प्यार से सुनना है, जो कह रहा है वो सुनते ही समझते ही हमारा आंसर आ जाएगा। भागफल के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना। शेषफल अगर 44 तो इसका 5 गुना करा 220, भागफल का 11 गुना था तो 220 में 11 का भाग दिया तो क्या क्या भागफल क्वोशिएंट क्या है 20, तो हमने अपना नंबर निकाल लिया 4444। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। In a rectangular park having the dimensions 60 meter and 40 meter, two circular floor beds with the radius 7 meter are developed. What is the area of the remaining portion of the park? हमें कह रहे पार्क का इस आकार का एक आयताकार पार्क है, इसमें 7 मीटर त्रिज्या के 2 वर्ताकार फूलों की कैरिया बनाई। पार्क के शेष हिस्से का एरिया बताना है। पूरे अगर पार्क का एरिया निकालो तो क्या होगा 60 इंटू 40, तो क्या आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। अब 2 सर्कुलर कैरिया बनाई तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर,
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, तो क्या आ जाएगा 154। अब 154 मीटर स्क्वायर, तो 2 सर्कुलर हमने फूलों की कैरिया बनाई, तो 2 सर्किल का एरिया 154 का डबल, तो क्या आ जाएगा 308। तो टोटल एरिया में से 2400 में से 308 हम घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2092। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। आप अगर डायग्राम बनाना चाहो तो हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि ये हमारे पास सही पार्क था, ये 2 सर्किल हमने यहां से हटा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 74 पर। इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, ए मोटरबोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टेट पॉइंट इन 60 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर। हमें कह रहे एक मोटरबोट 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 60 मिनट में स्टार्टिंग बिंदु पर वापस आ जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में मोटरबोट की गति हमें पता करनी है कि क्या होगी। अब देखिए आने और जाने का टोटल टाइम हम लोगों को दे रखा है 1 आवर, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 12 किलोमीटर हम जाएंगे, एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो x-3 से, एक बार धारा की दिशा में जाएंगे तो x+3 से। टोटल टाइम कितना लगा? 1 घंटा। ऐसा हम लिख सकते हैं। दूरी हम लोगों को दे रखी थी 12 किलोमीटर और धारा की चाल y का मान क्या दे रखा है? 3 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल हमने क्या मान ली? x। तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसका एलसीएम ले लूं, तो x-3 इंटू x+3, 12 ऊपर से कॉमन ले लें तो x+3 प्लस x-3 बराबर क्या आएगा? 1। 3 से 3 कट गया। x प्लस x 2x इंटू 12 24x। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, क्या बन जाएगी? x² माइनस 9। तो क्या आएगा? x² माइनस 24x माइनस 9 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे यहां से अगर मोटरबोट की चाल चाहिए, ऑप्शन को देखते हुए पता लग रहा है कि मुझे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके रूट अगर निकालने हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस रूट में b², 24 का स्क्वायर 576, माइनस में 4a इंटू सी अपॉन में 2a। तो क्या आएगा? 24 प्लस माइनस, यहां से अगर अपन इसको देखें तो 9 चौक 36, 576 के अंदर अगर अपन 36 ऐड कर देंगे तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? 612 बटा में क्या आ जाएगा? 2। तो अब यहां से देखो क्या होगा, ये 12 बनेगा। अब मैं इसमें यहाँ 2 का भाग दूंगा तो 2 रूट के अंदर जाती 4 बनेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 5 और ये क्या आ जाएगा? 3। अब 12 प्लस माइनस रूट में 153, 153 को यहाँ से क्या मैं 17 गुना 9 लिख सकता हूँ? 17 गुना 9, तो 9 बार आ जाएगा, तो क्या बनेगा? 12 प्लस माइनस 3 रूट 17। अब प्लस माइनस प्लस का ही लेंगे क्योंकि माइनस का लूंगा तो बड़ी वैल्यू नहीं रहेगी, तो 12 प्लस 3 रूट 17। अब यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस रूट 17। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमारे पास था बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 75 की ओर। 75 देखो हमें क्या कह रहे हैं? A vertical pillar 42 centimeter long cast a 35 centimeter long shadow. At the same time, a tower cast a shadow of 25 meter long. Find the height of tower. हमें कह रहे हैं 42 मीटर ऊंचा पिलर है जो क्या करता है? 35 मीटर की शेडो बनाता है। उस वक्त एंगल थीटा होगा। उसी टाइम किसी पिलर की शेडो 25 मीटर है तो उसकी हाइट बतानी है कि क्या होगी। यहां भी थीटा बनेगा, दोनों का tan थीटा इक्वल होगा, तो क्या लिखूं? 42 अपॉन 35 बराबर h/25।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू 25 इंटू 45 42 अपॉन में 35। 5 से गया 5 बार, ये गया 7 बार, 7 से गया 6 बार, 5 इंटू 6 30। तो उस पिलर की हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी टावर की 30 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि दोनों सेम टाइम पर जो शेडो बनाएंगे उसके लिए एंगल सेम होगा, tan थीटा का मान दोनों के लिए सेम आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 मीटर। आप चाहो तो 42 और 35 का रेशियो अगर देखते तो क्या आता 6:5, 7 से काट देते। तो यही रेशियो दूसरे वाले में आना चाहिए। तो h और 25 का रेशियो अगर 6:5, 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू 6 गुना 5 30। तब भी आंसर क्या जाता है ऑप्शन बी। चलिए, तो हमने क्या करा, इस पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में कोई परेशानी आई तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आप उसका रिप्लाई करूंगा। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए। थैंक्स।